इमेजिन कीजिए कि एक शानदार मल्टी स्टोरी बिल्डिंग या एक भारी भरकम पुल तैयार है, लेकिन कुछ ही महीनों में वो एक तरफ झुकने लगता है, बिल्कुल लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा की तरह। गलती कहाँ हुई? कंक्रीट में नहीं, बल्कि उस जमीन में जिस पर वो खड़ा है। सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपने जमीन के नीचे की मिट्टी, मेरा मतलब है सॉइल को नहीं समझा, तो ऊपर का सारा स्ट्रक्चर खतरे में है। यही कारण है कि एई और जेई एग्जाम्स में ये टॉपिक एग्जामिनर्स का सबसे पसंदीदा होता है, क्योंकि फाउंडेशन की डिजाइन इसी पर टिकी है। हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल इंजीनियर रॉकी। आज हम शुरू करने वाले हैं एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, सॉइल एक्सप्लोरेशन। इस सेशन की कंप्लीट पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप सीरियस हो अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, इस सेशन को एंड तक जरूर देखना। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। बिल्कुल, मतलब इस टॉपिक की अहमियत एग्जाम्स और फील्ड दोनों जगह बहुत ज़्यादा है। अगर हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करें स्लाइड 2 के हिसाब से, तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर सॉइल एक्सप्लोरेशन है क्या? आसान शब्दों में कहूँ तो किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर लेबोरेटरी और फील्ड इन्वेस्टिगेशन के जरिए वहाँ की मिट्टी का डेटा कलेक्ट करने की जो पूरी प्रोसेस है ना, उसे ही हम सॉइल एक्सप्लोरेशन कहते हैं। पर रुकिए, इसमें मेरा एक सवाल है। हम साइट पे गए, ऊपर से मिट्टी देखी या फावड़े से थोड़ा सा गड्ढा खोद लिया और बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? मतलब हमें इसके चार मुख्य पर्पस समझने की जरूरत ही क्या है? अरे क्योंकि सिर्फ ऊपर की मिट्टी देखकर नीचे की कहानी का अंदाजा लगाना तो लगभग नामुमकिन है। इसके मुख्य रूप से 4 पर्पस होते हैं। पहला, मिट्टी का नेचर और उसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज का पता लगाना। दूसरा, ग्राउंड वाटर टेबल की लोकेशन जानना और ये देखना कि उसमें क्या वेरिएशन आ रहा है। हाँ, ये वाटर टेबल वाला पॉइंट तो बहुत लॉजिकल है, क्योंकि पानी ना मिट्टी की ताकत को पूरी तरह बदल सकता है। सूखी मिट्टी में जो स्ट्रेंथ है, वो पानी भर जाने पर आधी भी नहीं रहती, राइट? एग्जैक्टली। और तीसरा पर्पस है सॉइल और रॉक स्टैटा का क्रम, मतलब ऑर्डर ऑफ अकरेंस समझना। और चौथा, जो किसी भी डिजाइन के लिए सबसे क्रिटिकल है, मैक्सिमम डिफरेंशियल सेटलमेंट का एस्टिमेट लगाना। डिफरेंशियल सेटलमेंट मतलब ऐसा ना हो कि बिल्डिंग का बायां हिस्सा नीचे धंस जाए और दायां हिस्सा अपनी जगह पर ही रहे। अनबैलेंस धंसेगी तो स्ट्रक्चर में क्रैक्स आ जाएंगे। सही कहा आपने। तो इन पर्पस को पूरा करने के लिए जो सबसे बेसिक तरीका है वो है ओपन एक्सकवेशन मेथड। इसमें हम सीधे साइट पर एक पिट या ट्रेंच खोदते हैं। ये सभी प्रकार की मिट्टी के लिए है, लेकिन इसकी एक बड़ी शर्त है। मैं गेस कर सकती हूँ, अगर हम गड्ढा खोद रहे हैं और नीचे पानी निकल आया। हाँ हाँ, तो गड्ढा तो पानी से भर जाएगा। बिल्कुल। तो फिर हम आगे कुछ देख ही नहीं पाएंगे। वही तो। ये मेथड तभी यूजफुल है जब ग्राउंड वाटर टेबल उस गड्ढे की गहराई से काफी नीचे हो। अगर पानी ऊपर है, तब हम बोरिंग या ड्रिलिंग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें ऑगर बोरिंग कोहेसिव और सॉफ्ट सॉइल्स के लिए बेस्ट है, जो वाटर टेबल के ऊपर हों और शैलो फाउंडेशन के लिए सूटेबल हों। और अगर वाटर टेबल के नीचे जाना हो तो? इस पॉइंट को ना ध्यान से समझिए सब लोग, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। हाँ, तब एंट्री होती है वॉश बोरिंग की। ये बहुत ही फास्ट और सिंपल मेथड है। इसमें हम पानी का जेट मारते हैं जो मिट्टी को काटता है। सबसे बड़ी बात, हार्ड रॉक को छोड़कर ये सभी मिट्टी में काम आता है और ग्राउंड वाटर टेबल की नीचे एक्सप्लोरेशन के लिए ये एकदम सूटेबल है। तो वॉश बोरिंग मतलब पानी के नीचे भी फुल स्पीड काम। पर अगर साइट पे चट्टाने निकल आए तो पानी का जेट तो काम नहीं करेगा। अब हम रोटरी या कोर बोरिंग यूज करते हैं। ये रॉक्स और सॉइल्स दोनों में बहुत तेज है। इसका बोरहोल डायमीटर 50 से 200 होता है। इसके अलावा कुछ एडवांस मेथड्स भी हैं, जैसे परकशन ड्रिलिंग। ये बोल्डर्स के लिए है, लेकिन इससे हाईली डिस्टर्ब्ड सैंपल्स मिलते हैं। और अगर बहुत स्टिफ क्ले आ जाए तो? तब ऑगर एंड शेल बोरिंग काम आती है। हार्ड या स्टिफ मिट्टी में डीप बोरिंग के लिए। ऑगर सॉफ्ट क्ले के लिए होता है और शेल स्टिफ क्ले के लिए। इसके अलावा बिना गड्ढा खोदे सबसर्फेस साउंडिंग और जियोफिजिकल मेथड का भी इस्तेमाल होता है। यहाँ एक गोल्डन रूल भी तो है जो मैं हमेशा जोर देकर कहती हूँ, डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन रूल। अगर स्क्वायर फुटिंग है तो एक्सप्लोरेशन की गहराई फुटिंग की चौड़ाई का 1.5 टाइम्स होनी चाहिए, और अगर स्ट्रिप फुटिंग है तो चौड़ाई का 3 गुना। बिल्कुल सही रूल याद दिलाया आपने। अब जो मिट्टी बाहर आई है उसे टेस्ट करना होता है। सैंपल्स को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, डिस्टर्ब्ड
और अनडिस्टर्ब्ड। हम्म तो जो डिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल है ना, उसका नेचुरल स्ट्रक्चर बिगड़ चुका होता है। अगर स्ट्रक्चर टूट गया है तो ये मिट्टी हमारे किस काम की? अरे ये इंडेक्स प्रॉपर्टीज निकालने के बहुत काम आती है, जैसे ग्रेन साइज, प्लास्टिक या लिक्विड लिमिट हम्म और स्पेसिफिक ग्रेविटी। हम्म अब इसमें भी दो टाइप होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव और नॉन रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, रिप्रेजेंटेटिव में सिर्फ स्ट्रक्चर बदलता है, लेकिन मॉइस्चर और मिनरल कंटेंट सेम रहते हैं, राइट? एग्जैक्टली। और नॉन रिप्रेजेंटेटिव, जिसे जीरो सैंपल भी कहते हैं, उसमें स्ट्रक्चर, मिनरल और मॉइस्चर सब कुछ बदल जाता है, जैसे कि वॉश और ऑगर बोरिंग से निकले हुए सैंपल्स। तो जाहिर है असली ताकत नापने के लिए हमें अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल चाहिए होगा। हाँ, जो फील्ड से बिल्कुल नेचुरल स्टेट में कलेक्ट हो। इसके लिए हम शेल्बी ट्यूब और पिस्टन सैंपलर यूज करते हैं, और इनसे ही हम असली इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज निकालते हैं, जैसे कंप्रेसिबिलिटी, शेयर स्ट्रेंथ, परमेबिलिटी और श्रिंकेज लिमिट। तो अगर हम एक रैपिड फायर समरी देखें, नेचुरल वाटर कंटेंट और डेंसिटी के लिए डिस्टर्ब्ड चलेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ग्रेन साइज और एटरबर्ग के लिए रिप्रेजेंटेटिव या डिस्टर्ब्ड चलेगा। बिल्कुल। अब ध्यान से समझिए, जहां इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज की बात आती है ना, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, कंसोलिडेशन या शेयर स्ट्रेंथ, वहां हमेशा अनडिस्टर्ब्ड सैंपल ही लगेगा। खैर, अगर मान लीजिए मिट्टी कमजोर निकली तो क्या करेंगे? तब हम सॉइल स्टेबलाइजेशन करते हैं। इसके 3 तरीके हैं। पहला, लाइम। ये प्लास्टिक क्ले सॉइल्स के लिए बेहद असरदार है। दूसरा, मैकेनिकल। इसमें 2 या अधिक नेचुरल सॉइल्स को मिक्स करते हैं। और तीसरा, इलेक्ट्रिकल, मतलब भारी क्लेस के लिए। हाँ, हेवी क्लेस के लिए इलेक्ट्रिकल मेथड सबसे इफेक्टिव तरीका है। अब ये सारे सैंपल्स निकालते कैसे हैं? इसके लिए सॉइल सैंपल्स यूज होते हैं। ओपन ड्राइव सैंपलर में थिन वॉल्ड ट्यूब्स होती हैं जो अनडिस्टर्ब्ड सैंपल के लिए होती हैं। हाँ, जो IS कोड 2132 1972 के तहत आती हैं। इसमें एरिया रेशियो 10% या उससे कम होता है और वॉल थिकनेस डायमीटर का सिर्फ 2.5%। इसके 4 डायमेंशंस होते हैं, D1 से लेकर D4 तक। बिल्कुल। और थिक वॉल्ड ट्यूब्स का एरिया रेशियो 10 से 25% होता है। ये डिस्टर्ब्ड लेकिन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल के लिए हैं। डिजाइन के बेस पर देखें तो ओपन या शेल भी सबसे ज्यादा यूज होता है। पर वो हार्ड या ग्रेवली मिट्टी के लिए सूटेबल नहीं है ना? सही कहा। स्टैंडर्ड स्प्लिट स्पून अनडिस्टर्ब्ड के लिए यूज होता है। पिस्टन सैंपलर सैचुरेटेड सैंड या सॉफ्ट और वेट सॉइल्स के लिए है। रोटरी फर्म से हार्ड कोहेसिव और रॉक्स के लिए है। और स्क्रैपर बकेट कोहेजनलेस मिट्टी का डिस्टर्ब्ड सैंपल निकालने के काम आता है। अब क्लियरेंसेस पर आते हैं। ये फॉर्मूले डिकोड करना बहुत जरूरी है। इनसाइड क्लियरेंस यानी CI का फॉर्मूला है D3 - D1 डिवाइडेड बाय D1 इंटू 100, और इसकी रेंज 1 से 3 के बीच होती है। और आउटसाइड क्लियरेंस यानी CO का फॉर्मूला है D2 - D4 डिवाइडेड बाय D4 इंटू 100। इसकी रेंज 0 से 2 के बीच होती है। और यहाँ स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए, CO हमेशा C1 यानी CI से बड़ा होना चाहिए। CO इज ग्रेटर देन CI ऑलवेज। अब एक बात बताइए, सैंपल डिस्टर्बेंस को कौन तय करता है? एरिया रेशो, ये सबसे क्रिटिकल फैक्टर है। फॉर्मूला है D2 स्क्वायर - D1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय D1 स्क्वायर इंटू 100। स्टिफ फॉर्मेशन के लिए ये 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सॉफ्ट सॉइल के लिए 10% से कम होना चाहिए। और गुड क्वालिटी अनडिस्टर्ब्ड सैंपल के लिए? उसके लिए हमेशा 10% के बराबर या उससे कम होना चाहिए। इसके अलावा एक रिकवरी रेशो यानी LR भी होता है। ये रिकवरी लेंथ डिवाइडेड बाय पेनिट्रेशन डेप्थ होता है। ज्यादा है तो स्वॉलन सॉइल, राइट? एग्जैक्टली। अब अगर फील्ड टेस्ट की हायरार्की देखें तो सबसे पहले जियोफिजिकल आता है, फिर पेनिट्रेशन टेस्ट, वेन शेयर, प्रेशर मीटर और आखिर में प्लेट लोड टेस्ट। जियोफिजिकल में साइज्मिक रिफ्रैक्शन और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी आते हैं, पर पेनिट्रेशन में जो SPT, SCPT और DCPT है, उनमें SPT बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, पर SPT की N वैल्यू को करेक्ट करना पड़ता है। पहला करेक्शन डिलाटेंसी का है, जो तरजागी और पैकनेस सिल्टी फाइन सैंड के लिए दिया था। ये AE और JE एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, इसे मिस मत करना। फॉर्मूले क्या है इसके? अगर N 15 से ज्यादा है तो NC होता है 15 प्लस हाफ ब्रैकेट में NR - 15, और अगर N 15 या उससे कम है तो कोई करेक्शन नहीं होता। NC और NR बराबर होते हैं। और ओवरबर्डन करेक्शन जो गिब्स और होल्ट्स ने ड्राई या मॉइस्ट क्लीन सैंड के लिए दिया था? उसका फॉर्मूला है NC = NR इंटू ब्रैकेट में
350 डिवाइडेड बाय सिग्मा 0 प्लस 70। इन कोरिलेशन से हम मिट्टी की डेंसनेस बता सकते हैं। जैसे N 50 से ज्यादा हो तो वेरी डेंस और Q 400 से ज्यादा हो तो हार्ड। तो फाइनल नोट्स ये है कि एसपीटी बोरहोल में होता है, जबकि सीपीटी और डीसीपीटी बिना बोरहोल के। जियोफिजिकल मेथड 100 साल पुराना है जो मिनरल और ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए यूज होता है, और शेल्बी ट्यूब से अनडिस्टर्ब्ड सैंपल कलेक्ट होता है। चलिए अब क्लासरूम वाइब क्रिएट करते हैं, स्टूडेंट्स का टेस्ट लेते हैं। बिल्कुल। MCQ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। स्लाइड 19 पर पहला सवाल, फास्ट एंड सिंपल मेथड फॉर ऑल सॉइल्स एक्सेप्ट हार्ड रॉक। ऑप्शन सोचने का टाइम है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, वॉश बोरिंग, क्योंकि ये वाटर टेबल के नीचे भी काम आता है। ग्रेट। स्लाइड 20 पर दूसरा सवाल, स्ट्रिक्ट एरिया रेशियो फॉर गुड अनडिस्टर्ब्ड सैंपल। इसका जवाब है ऑप्शन सी, R लेस देन और इक्वल टू 10%, क्योंकि यही डिस्टर्बेंस तय करता है। और स्लाइड 21 पर आखिरी सवाल, टिजागी करेक्टेड एसपीटी इफ NR इज 12। ऑप्शन सी 12 ही रहेगा। स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं, पर अगर N 15 के बराबर या उससे कम है तो कोई सुधार नहीं होता। NC और NR सेम ही रहते हैं। क्या बात है, हमने गड्ढे खोदने से लेकर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी तक सब देख लिया। सोचिए, जिस तरह से AI और ड्रोन टेक्नोलॉजी बढ़ रहे हैं, क्या भविष्य में हमें मिट्टी को छुए बिना है उसके अंदर का 100% सटीक 3D मॉडल मिल पाएगा? इस बारे में सोचिएगा जरूर। हाँ, ये सोचने वाली बात तो है। इमेजिन कीजिए बिना डिस्टर्बेंस के परफेक्ट डेटा। तो इंजीनियर्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और अपने सभी इंजीनियर्स दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद। जय हिंद।